तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कुछ बड़ा ही अजीब देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि सब कुछ तबाह हो चुका है और इसके बाद हम असानो को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसके सामने एक शख्स मित्सुमी को पकड़े हुए हैं। मित्सुमी असानो को मदद के लिए बुला रही है और वो आदमी कहता है कि तुम तो अपनी बीवी तक को नहीं बचा सकते, तुम कितने ज्यादा पैथेटिक हो। और वहीं मित्सुमी रो रही थी और अगले ही पल में हम देखते हैं कि असानो एक ख्वाब से जाग जाता है और इसके बाद उसे याद आता है कि हाँ, उसका घर तबाह हो चुका है और अब वो मित्सुमी के घर उसकी फैमिली के साथ रहता है। लेकिन इसके बाद वो जैसे ही बिस्तर से उतरने के लिए अपना कदम नीचे बढ़ाता है, उसका पैर गोलियत पर पड़ जाता है और इस वजह से गोलियत उसे काट लेता है और उसके काटने की वजह से असानो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके इस चिल्लाने की गूंज को मित्सुमी भी सुन लेती है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुमी असानो की मरहम पट्टी कर देती है और अब वो असानो को बताती है कि मैंने गोलियत को तुम पर नजर रखने को कहा है ताकि बड़े भाई क्योइचिरो तुम्हें परेशान ना करें। ये बात सुनकर असानो सोचता है कि हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। वहीं मित्सुमी गोलियत से कहती है कि तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यहाँ पर मित्सुमी गोलियत को सहला रही थी। सो असानो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वरना। सो मित्सुमी बताती है कि गोलियत परिवार के हेड पर कभी भी हमला नहीं करेगा, लेकिन गोलियत असानो की ओर घुर्रा रहा था जिस वजह से असानो डरकर वहीं सोफे पर गिर जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो फुताबा के पास आता है उससे एक मदद मांगने के लिए। वो चाहता है कि फुताबा उसे ताकतवर बनाए। ये बात सुनकर फुताबा कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम सभी तुम्हें धीरे धीरे ट्रेन करेंगे। असानो कहता है लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, अभी मैं खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मैं मित्सुमी की हिफाजत आखिर कैसे करूंगा। और मित्सुमी ने मुझे चुना है उसके पति के रूप में, इसी वजह से उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है और मित्सुमी के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। सो अब अगले ही पल में फुताबा असानो को पकड़कर उसे बहुत तेजी से किसी बॉल की तरफ फेंकने लगती है और बताती है कि मैंने 3 साल की उम्र में ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था और 6 साल की उम्र में मुझे मेरा पहला मिशन मिला। हम योजाकुरा फैमिली के लोगों के पास पैदाइशी हुनर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ट्रेनिंग को पूरा करने में 3 साल लगे, तो तुम जैसे एक मामूली इंसान के लिए वक्त और भी ज्यादा लगेगा। और इसके बाद फुताबा असानो को उड़ाते हुए एक कुर्सी पर बैठा देती है और कहती है कि तुम भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं ले सकते, लेकिन मैं ये बात समझती हूँ कि तुम्हें मित्सुमी की बहुत ज्यादा फिक्र है, तो इसी वजह से क्या तुम हमारी योजाकुरा स्टाइल ऑल आउट ट्रेनिंग करना चाहोगे। असानो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फुताबा कहती है लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमारे इस घर में 1 महीना रहना होगा। असानो कहता है बस इतना ही करना है, ये तो बहुत आसान है। फुताबा कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग आज से 1 महीने बाद शुरू होगी। ये बात सुनकर जब असानो जाने के लिए जैसे ही खड़ा होता है, अचानक ही नीचे की जमीन खुलने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन बेचारा बाल बाल बच जाता है क्योंकि नीचे बहुत बड़े बड़े कीले लगे हुए थे। और अब फुताबा कहती है कि अरे माफ करना, मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गई, हमारा पूरा घर अलग अलग तरीके के जालों से घिरा हुआ है। हमारे इस घर में रहना अपने आप में ही एक ट्रेनिंग है और अगर तुम ये नॉर्मल सी ट्रेनिंग ही पूरी नहीं कर सके तो भूल जाना कि तुम कभी मित्सुमी की हिफाजत करने के लायक बन पाओगे। तो अब तुम तैयार हो ना। और ये बात सुनकर ही असानो की हालत खराब हो जाती है। अब अगले दिन जैसे ही अलार्म बजता है तो वक्त पर अलार्म बंद ना करने की वजह से वो अलार्म क्लॉक फट जाता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सो अब जैसे ही असानो अपने कमरे से बाहर आता है उसके ऊपर आग बरसने लगती है। सो अब असानो जैसे तैसे बचता हुआ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है, लेकिन बेचारा पूरा का पूरा सीख चुका है। सो अब मित्सुमी असानो के ऊपर लगी धूल को साफ करने लगती है और कहती है कि मुझे ये समझना चाहिए था कि तुम्हारा यहाँ पर रह पाना कितना मुश्किल होगा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। सो तभी केंगो कहता है तो क्या हम इसके अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाएं? और ये बात सुनकर मित्सुमी को गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में हम केंगो की हालत देखते हैं, बेचारा कुट चुका है और अब असानो मित्सुमी से पूछता है कि तुम इन ट्रैप से आखिर कैसे बचती हो। मित्सुमी बताती है कि ये ट्रैप्स उसके लिए एक्टिवेट नहीं होते। सो अब शियोन बताती है कि अगर ये घर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम अपनी मर्जी से इन ट्रैप्स को ऑफ या ऑन कर सकते हो। असानो को ये बात समझ नहीं आती, सो वो बताती है कि ये घर एक कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल होता है
और इसी वजह से अगर तुम इस घर में मौजूद सभी ट्रैप्स को पार कर जाते हो और ये घर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता है तो तुम अपनी मर्जी से इन ट्रैप्स को ऑन या ऑफ कर सकते हो। जब हम में से कोई घायल हो जाता है तो वो अपने लिए इन ट्रैप्स को बंद कर देता है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि असानो का पेट खराब हो जाता है। फुताबा कहती है कि खाना भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इसी वजह से मित्सुमी को छोड़कर हर किसी के खाने में थोड़ा जहर मिलाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर जहर से लड़ने की काबिलियत आ जाए। लेकिन भैया असानो का प्रेशर बढ़ने लगता है। वो तेजी से दौड़कर जाता है टॉयलेट के पास, लेकिन टॉयलेट में पूरा का पूरा लॉकिंग सिस्टम था जिसे असानो खोल नहीं पा रहा था, जिस वजह से बेचारे की हालत खराब हो रही थी। तो शियोन बताती है कि बाथरूम का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें पहले इसके पासवर्ड को क्रैक करना होगा जो हर मिनट बदलता रहता है। और जैसे ही मित्सुमी असानो की मदद के लिए खड़ी होती है, फुताबा उसे रोक देती है और इसके बाद उस कमरे में आ जाता है क्यूइचिरो और वो मित्सुमी से कहता है कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी हो। दूसरी ओर फुताबा असानो की मदद के लिए शियोन को भेज देती है और इसी तरह शुरू होती है असानो की नर्क भरी जिंदगी। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही अलार्म क्लॉक बजता है, सभी लोग अपने अपने अलार्म को अपने अपने स्टाइल में बंद कर देते हैं। लेकिन असानो का अलार्म क्लॉक फिर से फट जाता है। इसके बाद फ्रिज में से खाना निकालने के लिए भी हम देखते हैं कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी कुछ लेजर सेंसर्स लगे हुए हैं। लेकिन जब बेचारा असानो फ्रिज से कुछ निकालने के लिए जाता है तब उसका हाथ लेजर से टच हो जाता है, जिसके बाद फ्रिज असानो पर गोलियां बरसाने लगता है और ये होता है असानो की एजिलिटी का टेस्ट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि असानो को निशाना लगाना होता है इस रिमोट पर जो सही से दिखाई नहीं दे रहा, और जैसे ही असानो बुलेट फायर करता है, गन के फोर्स की वजह से वो पीछे दीवार से टकरा जाता है और ये है मार्क्समैनशिप का टेस्ट। अब इसके बाद खाना खाते हुए फिर से असानो का पेट खराब हो जाता है। ये टेस्ट है पॉइजन टॉलरेंस का। वो बाथरूम की ओर भागता है और ये टेस्ट है एनालिटिकल एबिलिटी का। और यहाँ पर ये दोनों उसे चीयर कर रहे थे। नहाते वक्त असानो जैसे ही शावर ऑन करता है, उसके ऊपर पानी की बाढ़ आ जाती है और ये टेस्ट है एक्यूरेंसी का। अब स्कूल में बेचारे असानो की हालत इन सभी टेस्ट की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये तीनों लड़के असानो से पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। असानो की बात सुनकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों हमें पता चलता है कि असानो अपनी टेबल पर इसी वजह से लेटा हुआ है क्योंकि वो 30 किलो की टी शर्ट को पहने हुए हैं, लेकिन इस वजह से कहीं इसकी डेस्क ना टूट जाए। वैसे ये टेस्ट है बेसिक फिजिकल स्ट्रेंथ का। अब रात में हम असानो को देखते हैं जो बुरी तरीके से थक चुका था और इसके बाद वो एक कमरे में आता है जहाँ पर हम मित्सुमी को देखते हैं जो पढ़ते पढ़ते सो गई थी। सो असानो उसे अब एक चादर उड़ा देता है और अब मित्सुमी को इतनी ज्यादा मेहनत करता हुआ देख असानो भी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वो निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है लेकिन उसका एक भी निशाना सही नहीं लगता। और दोस्तों अगर असानो टीवी को ऑन करना चाहता है तो पहले उसे इस रिमोट को हिट करना होगा और इसी वजह से वो फिर से कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुमी आ जाती है और इसके बाद हम देखते हैं कि असानो एक ब्रेक लेने के लिए बैठ गया है। मित्सुमी उसके लिए चाय लेकर आती है और अब यहाँ पर मित्सुमी असानो से कहती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। असानो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? मित्सुमी कहती है कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ असानो, तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो असानो। और इसके बाद हमें इनके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मित्सुमी असानो को गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। इसके बाद मित्सुमी अपनी कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाती है। इस टाइम पर ये दोनों जरा से भी करीब नहीं थे, लेकिन वक्त तब बदला जब ये दोनों जूनियर हाई में आए। मेरे ऐसे सफेद बाल होने की वजह से लोग मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखने लगे और उसके बालों की वजह से कुछ लड़कियां उसे परेशान करने लगीं। वो मित्सुमी के बाल काटना चाहती थी, जिस वजह से मित्सुमी घबरा जाती है। लेकिन अगले ही पल में कोई उस लड़की से उस कैंची को छीन लेता है और ये होता है असानो और वो उस कैंची से अपने बाल काटने लगता है। मित्सुमी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। वहीं असानो की ऐसी हरकत देखकर वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। सो अब इसके बाद असानो अपने बालों को फिक्स करने लगता है और वो मित्सुमी से कहता है कि अगर आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान करता है तो मुझसे कहना, ओके? और ये बात सुनकर मित्सुमी यहाँ पर शर्माने लगती है
और अब प्रेजेंट में मिसुमी कहती है कि तुम शुरुआत से ही मेरी हिफाजत करते आए हो असानो, इसी वजह से खुद को इतना पुश मत करो। मिसुमी की बातें सुनकर असानो भी मुस्कुरा देता है। वहीं उन दोनों की बातें शिंजो और सियोन सुन रहे थे। और ऐसे ही अब इस रात के बाद एक नई सुबह आती है। अलार्म के बजते ही असानो उसे बंद कर देता है। इसके बाद वो लेजर से बचता हुआ एक कमरे में आता है अपनी शूटिंग प्रैक्टिस करने के लिए। वो गन लेता है और इसके बाद एक ही बार में टीवी को ऑन कर देता है। असानो टीवी को ऑन करना तो सीख गया है, लेकिन वो चैनल बदलना अभी तक नहीं सीखा। अरे भाई, चैनल बदलने के लिए भी तो उसे सही बटन पर शूट करना होगा। सो यहाँ पर शिंजो उसकी ग्रिप को ठीक कर देता है, लेकिन तभी उस कमरे में शियोन आ जाती है और वो शिंजो को यहाँ पर असानो का परफॉर्मेंस एनालिटिक डाटा दे देती है। और इतना कुछ करने के लिए असानो इन दोनों को शुक्रिया कहता है। और इसके बाद असानो शियोन से पूछता है कि आखिर बड़े भाई शिंजो हर वक्त इस तरह से क्यों रहते हैं। वो बताती है कि ये बहुत ज्यादा शर्मीला और आलसी है, इसी वजह से ये हर वक्त इसी टैंक के अंदर रहता है। शिंजो बोलता है कि देखो कौन लड़की कह रही है जो हर वक्त अपने कमरे में रहती है। ये बात सुनकर शियोन शिंजो के टैंक का दरवाजा बंद करके उसके ऊपर ही बैठ जाती है और वहीं असानो अब यहाँ से चला जाता है। अब असानो के जाने के बाद शिंजो कहता है कि उसमें टैलेंट है। सो शियोन कहती है कि क्या ये सच में टैलेंट है या फिर कुछ और। दूसरी ओर हम असानो को देखते हैं जिसके हाथों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। दूसरी ओर हम फुताबा और केंगो को देखते हैं। फुताबा केंगो से काम करवा रही थी क्योंकि आज केंगो ने बर्तन नहीं धोए। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि इनके सामने से काफी ज्यादा धुआं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ननाओ असानो की ट्रेनिंग करवा रहा था। असानो को देखकर जैसे ही केंगो उसके पास जाने की कोशिश करता है, फुताबा उसमें लात मार देती है और इसी तरीके से वक्त गुजरता रहता है। और अब असानो के लिए सब कुछ काफी आसान हो जाता है। वो सभी ट्रैप से बचता हुआ खाना खाने के लिए आता है और सभी के साथ मिलकर खाना भी खाने लगता है। और हमें पता चलता है कि 3 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी खाने में जहर होने की वजह से उसका पेट खराब हो जाता है। वो बाथरूम की ओर दौड़ता है, लेकिन फिर से बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलता। सो केंगो अब असानो की मदद करने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर मिसुमी को ये सब देखकर काफी बुरा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि असानो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी वजह से सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर असानो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ननाओ असानो को चेक करने लगता है और हमें पता चलता है कि असानो को बुखार चढ़ा है, जो आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन असानो आराम करने से मना कर देता है क्योंकि अब बस 1 हफ्ता बाकी है। लेकिन तभी फुताबा असानो की बॉडी पर लगी नकली खाल को हटा देती है और इसके बाद हम देखते हैं असानो की हालत, उसके पूरे शरीर पर चोटें लगी हुई हैं। और अब फुताबा कहती है कि अगर तुम इसी तरीके से बिना आराम किए मेहनत करते रहे तो तुम बचोगे नहीं। मुझे लगता है कि शियोन के डाटा कलेक्शन और एनालिसिस की वजह से, शिंजो की ट्रेनिंग की वजह से और ननाओ की मेडिकल स्किल्स की वजह से तुम बिना कोई आराम किए अब तक लगातार मेहनत कर रहे हो और अपनी चोटों को छुपाने के लिए तुमने केंगो की फेक स्किन का यूज किया। ननाओ, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी कि तुम एक ऐसा फैसला लोगे। सो तभी असानो कहता है कि ये उनकी गलती नहीं है, उन सभी ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिसुमी की हिफाजत करने के लायक बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर फुताबा असानो के सिर पर मारती है और कहती है कि बेवकूफ, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख पाओगे तो दूसरे का ख्याल कैसे रखोगे। और अगर तुम सच में मिसुमी की हिफाजत करने के लायक बनना चाहते हो तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और इसके बाद फुताबा असानो की ओर एक बुक फेंक देती है, एलिमेंट्री कोड ब्रेकिंग। ये मेरी एक पुरानी किताब है, जब तक तुम रिकवर नहीं होते तुम इसे पढ़ सकते हो। इसके लिए असानो फुताबा से शुक्रिया कहता है और इसके बाद उस बुक को पढ़ने लगता है। दूसरी ओर फुताबा मुस्कुराकर कहती है कि शायद से मैं बेवकूफ हूँ। नॉर्मली अगर कोई इंसान इस हद तक खुद को पुश करेगा तो उसके शरीर से पहले उसकी आत्मा ही टूट जाएगी। उस बच्चे को जो आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है वो टैलेंट या हार्डवर्क नहीं है, वो भावनाएं हैं, वो उसका प्यार है जो वो मिसुमी से करता है।
यहाँ पर दोस्तों फुताबा एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो मित्सुमी को किसी बॉल की तरह घुमा रही थी जब ये दोनों छोटे थे। और अब फुताबा कहती है कि शायद से वो लड़का मित्सुमी की हिफाजत हम सबसे बेहतर तरीके से करेगा। और इसके बाद हम फुताबा के फोन में एक फोटो देखते हैं जिसमें उसका पूरा परिवार होता है, लेकिन हमें उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि फुताबा की बुक की मदद से असानो बाथरूम के लॉक को तोड़ देता है और अब सभी लोग उसे हवा में उछालने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया। सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे। सो असानो भी अब उन सभी का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि असानो की रिंग ग्लो करने लगती है। फुताबा बताती है कि इस रिंग के चमकने का मतलब है कि इस घर ने तुम्हें अपना लिया है। अब से तुम सच में हमारी योजाकुरा फैमिली का एक मेंबर हो। तुमने इस 1 महीने तक बहुत अच्छे से मेहनत की है। वैसे अब तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू होगी, इसके लिए गुड लक। और अगले ही पल में शिंजो असानो के लिए 100 किलो की टी शर्ट निकाल लेता है। शियोन भी सभी ट्रैप्स का डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल से डिफिकल्ट पर कर देती है, जिस वजह से असानो अब परेशान हो जाता है। लेकिन सभी लोग उसे चीयर कर रहे थे और अब होने वाली है असानो की असली ट्रेनिंग शुरू, जिसमें असानो की हालत बहुत बुरी होने वाली है सच में। वैसे आगे क्या होगा ये जानने के लिए तुम्हें अगला एपिसोड देखना होगा। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल एनिकुन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना होगा। इसी के साथ इस वीडियो पर लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। एंड इन द एंड सायोनारा।